प्रिकॉशंस देख रहे थे, हमको ब्लैक कॉटन सॉइल में कैसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा फाउंडेशन फेल्योर ना हो। टू लिमिट द लोड्स ऑन द सॉइल टू 5.5 टन्स पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े एरिया या क्षेत्रफल पे 5.5 का लोड हमको लिमिट कर देना चाहिए। लिमिट कर देना चाहिए मतलब इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इफ वाटर टेबल इज लाइबल टू फाइंड एक्सेस द फाउंडेशन, अगर जहाँ पर फाउंडेशन बना रहे हैं वहाँ पे वाटर टेबल क्या है, इंक्रीज है, और कहाँ पहुँच सकती है, वो फाउंडेशन तक पहुँच सकती है। वाटर टेबल मतलब भूमिगत जल की मात्रा बढ़ करके हमारे फाउंडेशन तक पहुँच जाती है। तो उस स्थिति में हमको जो फाउंडेशन पे लोड आ रहा है कितना लोड आना चाहिए, 4900 kg पर मीटर स्क्वायर या फिर 4.9 टन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर पे फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम ज़्यादा लोड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हमारे फाउंडेशन पे ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहे हैं, या हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड है वो हमारे फाउंडेशन में 5.5 ले सकते हैं हम। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी है और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उस स्थिति में हम 5.5 किलो न्यूटन्स का लोड हम 1 मीटर स्क्वायर पे ले सकते हैं। मगर अगर हमारी वाटर टेबल इंक्रीज होकर के फाउंडेशन तक पहुंचती है तो उसकी स्थिति में हम 4.9 टन्स पर मीटर स्क्वायर का लोड लेंगे। ठीक है, ये केजी में लिखा है, ये टन्स में। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केजी से टन में आपको आता है कन्वर्ट करना। कितने 100 किलो का 1 टन होता है भैया, खेती बाड़ी करते हो ना, आपको पता होगा ना। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं मैम, टन का पता नहीं। हाँ, एक टन में 100 किलो होते हैं। में 100 किलो होते हैं मैम। अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो कितना हम लोड दे सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे? कितना दे सकते हैं? 5.5 टन का। और अगर पानी आसपास है और ऐसी आशंका है कि वो पहुंच जाएगा तो कितना देंगे? 4.9 टन का लोड 1 मीटर स्क्वायर पे देंगे। आ रही बात समझ में? अब बोल रहे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या सावधानी रखनी चाहिए? टू टेक फाउंडेशन ऑफ सच डेप्थ वेयर क्रैक्स क्रीज टू एक्सटेंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी एटलीस्ट 1.5 मीटर। क्या बोल रहा है कि हमारा जो फाउंडेशन बना रहे हैं हमको उसका डेप्थ प्रॉपर लेना चाहिए, या कम से कम 1.5 मीटर गहरा फाउंडेशन तो बनाना ही बनाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है टू प्रोवाइड रेनफोर्स कंक्रीट टायर और बैंड्स ऑल राउंड द मेन वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। द आरसीसी टायर और बैंड विच में बी 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर डीप शुड बी प्लेस्ड एट प्लिंथ लेवल। क्या बोल रहा है कि जब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट के टायर प्रोवाइड करेंगे, जब देखो जब कंक्रीटिंग होती है या छत डलती है या आरसीसी होता है तो उसमें क्या रहते हैं, कुछ बार हम एक्सटेंडेड में निकालते हैं, मतलब बाहर निकलते हुए कुछ वायर रखते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी छत है तो इतने बड़े ही हम रेनफोर्समेंट बिछाते हैं, इतने बड़े तो बिछाएंगे बिछाएंगे, बाद में क्या करेंगे, हम एक्सेसिव अमाउंट में रेनफोर्समेंट डाल करके छोड़ देते हैं। उनको क्या करते हैं, आगे बेंट करते हैं। बेंट करते हैं मतलब मोड़ा जाता है, उसमें एंकर बनाए जाते हैं, आंकड़े बनाए जाते हैं, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट में आंकड़े छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जब प्लिंथ डालते हैं, प्लिंथ मतलब हमारे फाउंडेशन के ऊपर डलेगी, ठीक है, तो अगर प्लिंथ लेवल के नीचे से भी हमको क्या छोड़ना चाहिए, एक्सटेंशन रेनफोर्समेंट छोड़ने चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारा फाउंडेशन एनकरेज हो जाए, मतलब प्लिंथ और फाउंडेशन दोनों एक साथ हो जाए या यूनिफॉर्म हो जाए। लिंटल लेवल एंड इवन लेवल इन case of flat roof, the RCC slab itself act as a tie, and such a no extra band needed to provided near the roof in such cases। होता यह है कि हमको क्या बोल रहे हैं, आरसीसी के केस में, आरसीसी मतलब जब कॉन्क्रीटिंग करते हैं उसमें हम सरिया देते हैं तो वो कहलाता है हमारा आरसीसी।
तो उसमें क्या रहता है, हम टायर छोड़ते या बैंड छोड़ते। बैंड क्यों छोड़ते? ताकि वो बैंड अप होके अपनी पूरा स्ट्रक्चर का जो बॉडी है उसमें एकसार हो जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप प्लिंथ लेवल के नीचे भी हमको कुछ ना कुछ बार्स हमको छोड़ने चाहिए। प्लिंथ आपको पता है ना, मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उसका सबसे लोअर जो लोअर जो फ्लोर होता है वो कहलाता है प्लिंथ। मतलब उसकी थोड़ी नीचे गहराई तक लेके की, मतलब ये अगर मेरा फ्लोर है कि इसके थोड़े अंदर तक क्या कहलाता है, प्लिंथ। फिर उसका भराव करते हैं, फिर थोड़ा सा ठोस करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, दबाते हैं प्लिंथ को। उसके बाद में क्या आता है, हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर हम बनाते हैं। If depth of black cotton soil at a given site is only 1 to 1.5 meter, the entire black cotton soil above the hard bed may be completely removed and foundation laid on the hard bed below. क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, जो साइड पे हमको निर्माण करना है, वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल जो है 1 से 1.5 मीटर की ही है, मतलब अगर गहराई में जो है 1 से 1.5 मीटर की भी ही है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, ऊपर की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसको निकाल लेंगे, जहाँ तक कि हमारा हार्ड बेड, मतलब नीचे का हार्ड हमको सरफेस नहीं मिल जाता। जैसे उदाहरण के लिए नीचे नीचे हमारी रॉक स्टार्ट है और ऊपर 1-1.5 मीटर की ब्लैक कॉटन सॉइल भरी हुई है और हमको उस स्थिति में फाउंडेशन का निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एग्जामाइन करा कि 1-1.5 मीटर की गहराई तक ही हमारी क्या पाई गई है, ब्लैक कॉटन सॉइल पाई गई है या काली मिट्टी पाई गई। उसके नीचे से जो है हमारा हार्ड स्ट्रेटा है। तो हमको क्या मतलब है कि हम इससे बेहतर है कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल रिमूव कर दें और हमारा जो फाउंडेशन है किसके ऊपर बना दे, हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर बना दे। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। द स्वेलिंग ऑफ द सॉइल इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट with the foundation material cause maximum damage. Hence, it is necessary to prevent direct contact of black soil with masonry work below the ground level. This can be achieved by making wider trenches for the foundation and filling space on either side of the foundation masonry with the sand or muram. क्या बोल रहे हैं कि जब सॉइल की स्वेलिंग होती है, जो फाउंडेशन के कांटेक्ट में रहती है वो बहुत ज़्यादा हमको डैमेज करती है। किसको डैमेज करती है? फाउंडेशन को डैमेज करती है। तो ऐसा बोलते हैं कि हैंस इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट, मतलब हम अगर ब्लैक कॉटन सॉइल को डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट से बचाएं तो ही हमारा बेहतर होगा। ताकि क्या होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल हमारे कंक्रीट का वाटर या फिर जो एक्सेसिव वाटर हमको कंस्ट्रक्शन में यूज़ में आ रहा है तो वो एब्जॉर्ब ना करे। समझ में आ रही है बात? मतलब जो ट्रेंचेस हम खोदेंगे, जो नालियाँ हम बनाएंगे फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो कैसी बनाएंगे, हम चौड़ी चौड़ी बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो स्पेस है वो कम बचे और उसमें हम क्या फिलिंग कर देंगे, मूरम या फिर मेसोनरी फाउंडेशन। मेसोनरी मतलब हमारी ब्रिक का मसाला भर सकते हैं या ब्रिक की पैकिंग हम दे सकते हैं या फिर मूरम उसमें हम भर सकते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब आपने देखा होगा एक टेम्परेरी क्या करते हैं, अगर जहाँ, वैसे तो मैं ये साइड की बात नहीं कर रही हूँ, ये जहाँ मसाला मिलाते हैं ना, अगर वहाँ पे नीचे की साइड मिट्टी रहती है तो क्या करते हैं, वो टेम्परेरी बेड बना लेते हैं। बेड बनाने का मतलब नीचे का एक बेस बना लेते हैं जिसके ऊपर वो मसाला मिक्स करते हैं। तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मल ज़मीन पे ना बना करके जहाँ पे हम फाउंडेशन दे रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉइल जो है हमारे फाउंडेशन के आसपास का, उसको हम रिमूव कर दें और उसकी जगह क्या फील कर दें, मूरम फील कर दें या फिर ब्रिक की मैसोनरी बना दें। आ रही है बात समझ में? सबको आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक है, अगला पॉइंट। In case of ordinary building, the foundation should be taken at least 30 centimeter deeper than the depth where the crack stop.
क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी बिल्डिंग में भी हम क्या करेंगे, जैसे अपनी आपकी या मेरी किसी की भी बिल्डिंग बन रही है, वो एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी है, जिसपे ऑर्डिनरी क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हल्का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऑर्डिनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार के कोई हैवी लोड्स नहीं आएंगे, नॉर्मल जो बिल्डिंग के लोड हैं वही लोड आएंगे। हैवी लोड से मतलब क्या होता है, वो कोई किसी प्रकार का वर्कशॉप नहीं है, किसी प्रकार की इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें रखाएंगी, या वर्कशॉप होता तो उसमें भी मशीनें रखाती, या फिर मल्टी स्टोरी 10-10 माले की या ऐसी हैवी बिल्डिंग नहीं है, हैवी स्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी प्रकार का विंड लोड नहीं आ रहा है, स्नो लोड नहीं आ रहा, अर्थक्वेक लोड नहीं आ रहा है, और किसी भी प्रकार का वेव लोड नहीं आ रहा है, सिर्फ उसमें कौन सा और कौन सा लोड आ रहा है, डेड लोड आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर का खुद का लोड आ रहा है, और लाइव लोड आ रहा है, तो लाइव लोड काफ़ी नॉमिनल आ रहा है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अगर ऐसी कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग है, तो अगर वो ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर बनने जा रही है या फिर काली मिट्टी के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन की जो डिज़ाइन डेप्थ आ रही है, मतलब जो हमने कैलकुलेट करा जहाँ पर हमारी फाउंडेशन में क्रैक जनरेट नहीं होंगे, उतना जो डिज़ाइन डेप्थ हमने निकाला है उससे थोड़ा 30 सेंटीमीटर का और डीप हम क्या कर देंगे, फाउंडेशन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे सपोज इसकी डिज़ाइन डेप्थ इतनी आई है, मतलब इतने में हमको जीवन भर तक का फाउंडेशन का काम हो जाएगा, मगर क्या हो रहा है कि हमारी जो नीचे वाली मिट्टी है ये कौन सी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो हमने क्या करा, इसकी डेप्थ बढ़ा करके और थोड़ी सी 30 सेंटीमीटर बढ़ा करके इसकी मोटाई बढ़ा दी, अगर काली मिट्टी है तो। ठीक है, इन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर राफ्ट फाउंडेशन शुड बी प्रोवाइडेड so as to float the building on the blade below, quite independent for the surrounding soil। राफ्ट फाउंडेशन याद है सबको, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। सक्षम बस था मेरी क्लास में और बैरागी बस था, इसलिए मैं आपको अभी वापस से समझा देती हूँ। ये है हमारा राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट मतलब राफ्टर होता है। राफ्टर का उदाहरण मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि ये जो छत दिख रही है, ये एक पट्टा का पट्टा है पीओपी का, ठीक है, दिख रहा है सभी को। ऐसे जो भी सीधे के सीधे पट्टे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, इनको बोलते हैं राफ्टर नॉर्मल लैंग्वेज में। अब जो ये ट्यूबलाइट या जो भी लाइट हमारी लगी हुई है, ये इमेजिन कर लेना ये कॉलम में जैसे है, ठीक है, अगर धरती पे बनते। तो ये पूरा क्या है, हमारा प्लॉट का एरिया, मतलब जो हमने खरीदा है जहाँ पे हमको घर बनाना है। अब चूंकि ये चीज़ अगर आप इग्नोर करते हो तो हमको सीधा सीधा क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा। उसके ऊपर हमने एग्जामाइन करा कि भैया मिट्टी क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, जिसमें जिसकी बियरिंग कैपेसिटी मतलब लोड सहने की क्षमता क्या है, कम है। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी लो है, और हमको तो भैया बिल्डिंग बनानी है। आवाज ही बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, किसको नहीं आ रही है आवाज, सभी को नहीं आ रही है क्या? एकदम साफ स्पीड बढ़ जाती है मैम, फिर धीरे हो जाती है। नेटवर्क के कारण हो रहा होगा। सभी को ऐसे ही आ रही है क्या, कि एक को आ रही है? हाँ मैम, सभी को ऐसी आ रही है? मैम मेरे को सही आ रही। हाँ, तो आप कुछ लोग नेटवर्क में नहीं हो गए। मैं तो रोज एक ही जगह बैठती हूँ, नेटवर्क मेरा रोज एक ही जगह आना चाहिए। देखो ऐसा है, ये हमारा क्या है, प्लॉट का एरिया है, ठीक है, मतलब इतना इतना हमको खाली प्लॉट मिला है, मगर इसकी जो हम देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, और दूसरी चीज़ इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, वीक है या कम है या लो है, ठीक है। मगर हमको जो स्ट्रक्चर हैवी लोड जो आ रहा है, स्ट्रक्चरल लोड जो आ रहे हैं वो क्या है, हाई है, मतलब हम बिल्डिंग बनाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लोड तो इतना आना ही पड़ेगा। मतलब या फिर मैं 4 माला बना रही हूँ तो मैं 4 माला बनाऊंगी ही, भले मैं इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी लो हो और ब्लैक कॉटन सॉइल भी हो। तो वैसी स्थिति में जब लोड भी ज़्यादा आ रहा है और ब्लैक कॉटन सॉइल भी है, तो हम क्या बेटा, शेलो फाउंडेशन के जो वीक स्टीप फाउंडेशन है, स्लोप फाउंडेशन है, स्प्रेड या स्ट्रैप फाउंडेशन हमारे लिए कोई काम के नहीं रहेंगे। वैसी स्थिति में हमको एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि हमको जो इसकी नींव देनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो हमने क्या करा
कि एक राफ्ट बिछाया। राफ्ट या मेट क्या चीज़ होती है, जैसे चटाई होती है, उसके एक एक चटाई के एक एक जो भी रेशो होते हैं एक से एक गठे हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसी चटाइयाँ होती है। तो हमने क्या करा कि हमको यहाँ पे फाउंडेशन बनाना था, यहाँ पे बनाना था, यहाँ पे बनाना था, यहाँ पे बनाना था, यहाँ पे बनाना था और यहाँ पे बनाना था। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो मैं सिंगल सिंगल अपने इतने बड़े फाउंडेशन या इतनी बड़ी खुदाई करती और फाउंडेशन क्या करती, बना देती। अगर नॉर्मल स्थिति होती, अगर नॉर्मल लोड आते और मिट्टी भी अच्छी होती, जिसकी बियरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती। मगर अभी की स्थिति में क्या हो रहा है, लोड भी हैवी है और बियरिंग कैपेसिटी भी हैवी है। तो हमने क्या करा है, एक पूरा का पूरा ट्रेंच खोदा है, मतलब ये पूरी की पूरी नाली खुदाई करके करी है। एक नाली ऐसी खोदी, एक नाली ऐसी खोदी, एक नाली ऐसी खोदी, फिर दूसरी ऐसी खोदी, दूसरी ऐसी खोदी। तो जिससे हुआ क्या हुआ कि ये जो हमने जो नालियाँ खोदी है उसके अंदर पूरा रेनफोर्समेंट, मतलब पूरा सरिये का जो जाल है हमने पूरा बिछा दिया है, ठीक है। सरिये का मतलब रेनफोर्समेंट को क्रिस क्रॉस मैनर में पहले बिछाया, मतलब एक बॉडी की तरह एक्ट करे, वो यूनिफॉर्म एक्ट करे। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, कॉन्क्रीटिंग कर देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें कॉन्क्रीटिंग कर दी, जिससे क्या हुआ, हमको हर एक फाउंडेशन एक में एक बॉडी की तरह या एक स्ट्रक्चर की तरह उसमें एक्ट करेंगे। प्लस ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया हमारे फाउंडेशन में। आ रही है बात समझ में? ये कैसे एक्ट हाँ करेंगे, बीम की तरह एक्ट करेंगे। क्यों बीम की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ये इससे ये जॉइंट है। अगर किसी भी प्रकार का अगर हो सकता है, ये ए वाला जो कॉलम है इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है और बी वाले कॉलम पे लोड कम आ रहा है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बीच वाले जो कॉलम है या बीच वाले जो सपोर्ट है वो क्या करते हैं, आसपास वालों का एंड कॉलम का डबल लोड लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें 100 आएगा ना तो इसमें आएगा 200 लोड अगर तुम वजन डाल रहे हो इस पे 100 का तो इस पे आएगा 200 का। इसका भी एक नॉर्मल सा रीज़न है, क्योंकि जब मैं बीच में से इसको काटती हूँ तो ये कितना, ये अगर पूरा एक कॉलम है, ठीक है, एक बीम है, पूरा इसका लेंथ पूरा वन बॉडी काउंट करेंगे ना हम, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बीम हुआ, इस कॉलम के ऊपर ये एक बीम हुआ, और क्या हो रहा है, ये एक दूसरे पे सपोर्टेड है, लोड आ रहा है ना। देखो नहीं समझ आया है तो मुझे वहीं के वहीं रोकना। क्या हो रहा है, मैं एक बार बताना, मेरे को नहीं आ रहा समझ में। वही तो बोल रही हूँ मैं, नहीं आएगा समझ में। और वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम बोल ही नहीं रहे हो, किसी को भी डाउट ही नहीं आ रहा। ये मैंने एक ढक्कन रखा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना। मोबाइल की स्क्रीन में टेढ़ी कर रही हूँ, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है, मेरा गुलाबी ढक्कन दिख रहा है, ये दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या करा, स्केल कहाँ गया, फिलोसॉफी आप समझना थोड़ी सी। जज्बात को समझ, चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझा रही हूँ। ये मैंने, सॉरी, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम, दिख रहा, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख। अरे ये रेड से मैं बना रही हूँ वो नहीं दिख रहा है? दिख रहा मैम, दिख रहा। 3 चीजें दिख रही है आपको? यस मैम। ये क्या है, मेरे कॉलम है, ठीक है। इसके ऊपर रखा हुआ है बीम, ठीक है। 3D बना देते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस मैम। ये मैंने 3D बनाया है। ये पीछे का जो है ना 3D जैसा इमेजिन हो रहा है क्या आपको, कि ये आगे के ये 3 बीम है और ये पीछे के 3 बीम है।
देखो समझ में आया तो बताना, नहीं तो मिटा के वापस से बना रही हूँ मैं। अरे समझ में आ रहा है? ABC जिधर से लिखा हुआ है ना उधर की साइड घुमा लो अपने मोबाइल की स्क्रीन को। सीधा सीधा दिख रहा है ABC सबको? ABC सीधा सीधा दिख रहा है मैम? ठीक है, हाँ दिख रहा हाँ होगा, मैडम दिख रहा है ना? अब देखो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये मैंने बोल दिया कि ये बीम है, दिख रहा है मैम। ठीक है? कोई सा भी बीम है, मतलब बीम नहीं भी समझ आता है तो आप ये समझ लो कि ये एक पटिया रखा हुआ है जिसको A, B और C तीनों ने अपने सिर के ऊपर उठा रखा है, ठीक है? अब क्या होता है, अब इतने इतने को भूल जाओ, कितने कितने को, इतने इतने को भूल जाओ, ठीक है? सिर्फ ये देखो कि B है और सिर्फ C है, ठीक है? इमेजिन करो ये है B सक्षम है और C कौन है, गुर्जर है, ठीक है? दोनों को मैंने बोला है कि एक पटिया उठा के नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल तक लाना है, ठीक है? अब जो C है गुर्जर वो है आगे, आगे की साइड है, उसने थोड़ा ऊंचा उठा रखा है और B वाले ने कम उठा रखा है। यार दोनों बराबर बराबर उठाएंगे तो दोनों का आधा लोड ये लेगा और आधा लोड ये लेगा, है ना? ऐसे ही होगा? अरे हाँ मैम। हाँ हाँ मैम, बोलो, मैडम। ठीक है? गुर्जर यस के मैम। ऊपर भी आधा लोड आएगा इस पटिए का और सक्षम के ऊपर भी आधा लोड आएगा, जो ये पटिया है, पहले इसको भूल जाना, ठीक है? अब क्या होगा, जब इनिशियली हम एक ही पट्टी को 3 लोगों के ऊपर बांट देते हैं, ठीक है? ये बैरागी हो गया, ये सक्षम हो गया और ये गुज्जर हो गया, ठीक है? तो तीनों के सिर के ऊपर हमने एक पटिया रखा हुआ है, तो जब हम पाएंगे कि भैया ये आधे का लोड, मतलब अगर हम माने कि ये एक पट्टी को हमने तोड़ लिया और ये एक पट्टी को हमने तोड़ लिया, ठीक है? मतलब सपोज ये दोनों अलग अलग पट्टी है, ठीक है? ये पट्टी को यहाँ से काट दिया, ठीक है? दो अलग अलग पट्टी हो गए, पट्टिया नंबर 1 और पट्टिया नंबर 2, ठीक है? तो ये जो एक पटिया है इसका मतलब ये सपोज ये इतना इतना पटिया है, तो जो हमारे बैरागी के ऊपर लोड आएगा वो हाफ पटिए का आएगा, 1/2 का, हाँ मैम। 1/2 का लोड आएगा, Yes, 1/2 का लोड इसके ऊपर आएगा। और इस पट्टिए को यहाँ से काट के, अच्छा ये पट्टिया नंबर 2 का जो लोड है इसके ऊपर गुर्जर के ऊपर भी हाफ लोड आएगा, आधे पट्टी का लोड आएगा, है ना? आएगा। और Yes, ये ma'am. जो सक्षम है इसके ऊपर Yes, आधा इस पट्टी का लोड आएगा और आधा इस पट्टी का लोड आएगा, दोनों का है मैम। हाँ इस पट्टी का भी आएगा आधा और इस पट्टी का भी आएगा, क्योंकि क्या करा इसने, जो बैरागी ने जो आधा पट्टिया उठा लिया और आधा पट्टिया किसके नाम पे छोड़ दिया, सक्षम के नाम पे। और ये पट्टिया भी है, ये भी पवन गुर्जर ने आधा पट्टिया उठा लिया और आधा पट्टिया किसके नाम पे छोड़ दिया, सक्षम के नाम पे। तो वही स्थिति है कि मैंने एक चीज आपको लास्ट क्लास में बताई थी, जो इंटरमीडिएट कॉलम होते हैं हमारे, जो हमारे बीच के इंटरमीडिएट जो कॉलम होते हैं बीच वाले, तो ये वही स्थिति है कि ये सक्षम है, ये हमारा गुर्जर है और ये बैरागी है। तो ये जो सक्षम के ऊपर लोड आने वाला है वो हैवी लोड आने वाला है। मगर इन केस ये ऐसा हम इग्नोर करते, ये जब आप टॉस पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि बीच वाले कॉलम हमेशा ज़्यादा लोड उठाते,
है ना, बीच वालों का जो लोड रहता है वो हैवी लोड्स रहता है। तो इस स्थिति में अगर बोलूँ कि ये वाले कॉलम के ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है और बी वाले कॉलम के ऊपर कम लोड आ रहा है ना, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया, तो क्या होगा कि ऐसा हम बना रहे हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि भैया जो नीचे हमने बीम बनाया है, दोनों कॉलम, दोनों फाउंडेशन को जो जॉइंट करके जो नालियों से दोनों को एक साथ बनाया है, तो इससे हमको एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो इसका हैवी लोड है ये आपस में बांट भी सकते हैं। आई बात समझ में? इसके कारण से ऐसा नहीं होगा कि ए सपोर्ट धंस जाए, ज़्यादा लोड के कारण ये सिंक हो जाए। ठीक है, इसका एक फ़ायदा तो ये है, कौन सा, हमारे राफ्ट फाउंडेशन का। दूसरी चीज़, ब्लैक कॉटन सॉइल में जब हमारी बियरिंग कैपेसिटी लो है, कम है और स्ट्रक्चर लोड हाई है, मतलब स्ट्रक्चर का जो वजन है वो हाई आने वाला है और जो हमारी सॉइल की जो क्षमता है सहने की वो कम है, तो वैसी स्थिति में हम किसका उपयोग करेंगे, राफ्ट फाउंडेशन का करेंगे। ये राफ्ट फाउंडेशन किस प्रकार का होता है, जब हमने पूरा एरिया ले रखा है तो उसमें हम ऐसी ट्रेंचेस खोद देते हैं जिसको नालियाँ भी बोल सकते हैं। फिर जब जैसे ये प्लस का साइन आता है वो हमारी कौन सी लोकेशन होती है, फाउंडेशन की लोकेशन होती है। ठीक है, मतलब वहां से हम एक्सटेंशन दे करके हमारे कॉलम को खड़ा कर लेते हैं। इमेजिन हुआ? अभी तक जो मैं फाउंडेशन पढ़ा रही थी वो हम जो भी बनाते थे किसी भी प्लॉट पे, वो कैसे बनाते थे, हम ऐसे नॉर्मल अलग अलग फाउंडेशन बनाते थे। ठीक है, अलग अलग बनाते थे, तो इस पे अगर लोड ज़्यादा आ गया तो ये धंस गया, एक फाउंडेशन हमारा धसाव में हो जाता था अगर स्थितियाँ ऐसी बोलती थी। तो ये था हमारे सिंगल फाउंडेशन। अब मैंने क्या करा, सपोज इस 6 फाउंडेशन है, अब मैंने क्या करा, इनका लफड़ा ही ख़त्म कर दिया। मैंने पूरी सीधी सीधी नालियाँ खोद दी और पूरे ओवरऑल में क्या कर दिया, जंगला बिछा दिया, मतलब रेनफोर्समेंट कर दिया, कंक्रीटिंग कर दिया सब जगह, यहाँ पे पूरे में जहाँ जहाँ मैंने खुदाई करी है वहाँ वहाँ मैं सरिये का अरेंजमेंट दे दूंगी और वहाँ वहाँ मैं क्या कर दूंगी, अपना कंक्रीटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा राफ्ट फाउंडेशन हो गया। देखो इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, ये जगह थोड़ी ना हम कंक्रीटिंग कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रही है डिफरेंस, आ रही है कि नहीं? यस मैम, आगे आगे मैम। तो ये था हमारा राफ्ट फाउंडेशन। अगर हमारी कौन सी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारा राफ्ट फाउंडेशन ही हम देंगे। Construction in black cotton soil should be undertaken during dry season। क्या बोल रहे हैं, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें काली मिट्टी के ऊपर तो हम इंश्योर कर ले कि वो हम सिर्फ ड्राई सीजन में करें, मतलब बारिश में नहीं करें। यूजुअली जब हमारे बारिश से लगे हुए टाइम होते हैं, मतलब बारिश के तुरंत बाद नहीं करें, जब हमारा जनवरी फरवरी या ऐसे जो ड्राई सीजन जहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी कैसी होने लग जाए, ड्राई कंडीशन में आने लगे, उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। द मेसनरी फॉर वॉल शुड बी स्टार्ट एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर अबव द जनरल ग्राउंड लेवल। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ग्राउंड लेवल होगा जहाँ पर हमने फाउंडेशन को एंड करा होगा उससे कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊपर के हमको ब्रिक की जुड़ाई करना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल की एक टेंडेंसी होती है, वो कैपिलैरिटी क्रिएट करती है। कैपिलैरिटी मतलब पानी ग्रेन टू ग्रेन होकर के ऊपर आ जाता है। किसी ने एक सुतली देखी है, मतलब सूत की अगर रस्सी देखी हो तो आपको पता पड़ेगा। अगर हम एक कटोरी में पानी भरते हैं और एक बत्ती भी हम नीचे डाल देते हैं, अभी दिवाली का सीजन है, हम क्या करते हैं, दिया भरते हैं, अगर उसकी बत्ती नीचे आ जाती है तो वो क्या करती है, कैपिलैरिटी एक्शन से पूरा फ्लूइड बाहर निकाल देती है।
तो वैसे ही हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर क्या होती है, पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता और कैपिलरिटी एक्शन होता है उसमें। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड लेवल का है, जो सितांग है, वो हमारी कहाँ तक पहुँच जाती है, ब्रिक मैसोनरी तक। तो हमको क्या करना चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऊपर से जो ब्रिक की जो जुड़ाई करना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब वैसे भी हम 15 सेंटीमीटर, तो हमारा जब ग्राउंड लेवल से ऊपर हम कोवा भी करते हैं, हम बरसाती वगैरह भी बिछाते हैं, ये सब चीज़ें हम एक्स्ट्रा में करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस पर मूरम डालेंगे, फिर कॉम्पैक्ट करेंगे, ताकि क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमको ऊपर क्या होती है, नमी नहीं मिले, मतलब ज़मीन से धरती की नमी हमारे फ्लोर तक नहीं आए। फिर क्या बोल रहे हैं, द विड्थ ऑफ ट्रेंचेस फॉर मेन वॉल और लोड बियरिंग वॉल फॉर अ बिल्डिंग शुड बी डग 40 centimeter wider than the width of foundation. This is necessary to ensure provision. जब लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन मतलब लोड बियरिंग वॉल बनाते हैं, जिसमें क्या, ये कौन सा कंस्ट्रक्शन होता है, जो पूरा लोड वॉल्स अपने ऊपर लेती हैं। अगर इस टाइप का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जब फाउंडेशन जो देते हैं उसके लिए हम नालियाँ खोदते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि बीम और नीचे का जो फाउंडेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी किस प्रकार का होता है, ट्रेंचेस में होता है, नालियों के आकार में होता है। तो जब हम खुदाई करेंगे तो हम इंश्योर कर लेंगे, हम ये मतलब ऐसा स्थापित कर लेंगे कि कम से कम 14 सेंटीमीटर और चौड़ा हम इसकी नालियों को खोदें। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इससे क्या होगा, थोड़ा ट्रेंचेस जब नाले हम, हाँ 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर नहीं, 14 से 40। अरे भैया 40 बोला ना मैंने, 40 4 और 0 40। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमको माइंड में रखने होंगे कि भैया हमारे क्या हो, हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके और हमारा फाउंडेशन फेल नहीं हो, या फिर हमारी जो सितांग है वो ब्रिक मैसोनरी से ऊपर नहीं आए, या जो भी मॉइस्चर कंटेंट है या फिर जो भी डेम्थनेस है वो हमको ऊपर नहीं आए। इसमें 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं कि हम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है या जो प्लिंथ के बाद में तुरंत हम जो फ्लोरिंग करते हैं उसके बीच में हम क्या बिछा दें, हमारे वाटर प्रूफिंग एजेंट्स बिछा दे। वाटर प्रूफिंग एजेंट या तो हम बरसाती बिछा सकते हैं, या फिर जो भी हमारी शीट, जो वाटर प्रूफ शीट आती है मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कॉन्क्रीटिंग करने के टाइम पे हम लगाते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल की जो नमी होगी वो हमारे फ्लोर तक नहीं पहुंचेगी और हमारे फ्लोर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपको भी पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें। ब्लैक कॉटन सॉइल से हम कैसे बचाव कर सकते हैं हमारे घर का? मिट्टी मतलब मुरम ज्यादा से ज्यादा डालो, मूरम डाल सकते हैं, उसको मुरम अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट जब हम करेंगे, जब हम मूरम को जो हम उस पर लोड डाल करके उसको दबाते हैं, मतलब उसका जो पूरे एयर वॉइड है हम उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे अंडरग्राउंड भी कर सकते हो, मतलब जहाँ तक काली मिट्टी है वो बाहर निकाल लो। हाँ, पूरा काली मिट्टी, जैसे जितने जितने में बहुत डेप्थ तक भी हमारी काली मिट्टी होगी तो कम से कम 1-1.5 मीटर तक तो हमको उसको खोदना और अच्छा भराव करना है। उससे क्या होगा कि हम कम से कम कांटेक्ट में काली मिट्टी के आएंगे। चलो ठीक है, फाउंडेशन के नीचे तो वहाँ पे तो हमने रेमेडीज कर ली है, मगर उसकी भी श्योरिटी थोड़ी है कि वो धसेगी कि नहीं धसेगी। कम से कम हम इतने रेमेडीज कर सकते हैं कि हम क्या करें, जो एक्सेसिव हमारे जो अगर हमारी बिल्डिंग से अगर काली मिट्टी कांटेक्ट में है डायरेक्ट, तो उसको हटा करके हम हमारी दूसरी फिलिंग कर दे। मतलब क्या कर दे, कॉन्क्रीटिंग तो महंगा पड़ जाएगा, हम मूरम डाल सकते हैं, हम जामा ब्रिक डाल सकते हैं, हम जो वेस्टेज ब्रिक होती है वो डाल सकते हैं। फिर इनको क्या करते हैं, पानी पिलाने के बाद इनकी ठुकाई होती है। ठुकाई करना मतलब पूरा कॉम्पैक्ट करना। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको वैसे ही बोलते हैं। तो हम क्या करें, उसको प्रॉपर दबाएं, कॉम्पैक्ट करें और पूरा कंसोलिडेटेड करें, मतलब एक पॉइंट तक कर दें।
मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हम प्लेन थे डालते हैं तो मूरम डालने के बाद पानी पिलाते हैं मूरम को, ठीक है, मूरम को पानी पिलाते शायद, और फिर उसको क्या करते, कॉम्प्रेस करते हैं पूरे तरह से, उसको वो अपना बैठ जाती बैठाते है। हैं, फिर उसके बाद शायद बरसाती डालते हैं, फिर हम हमारी स्लैब बिछाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में वो नहीं आती है हमारे फ्लोर के। आई इतनी बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो हाँ यहाँ मैडम। पर होता है हमारा फाउंडेशन खत्म। किसी को कोई डाउट है फाउंडेशन में? नो मैडम। ठीक है, मतलब पूरा डीप में पढ़ा हमने इंजीनियरिंग लेवल पे, तो फाउंडेशन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार थॉरो रिवाइज कर लेते हैं, आप बोलते जाओ फाउंडेशन के बारे में, मैं लिखती जाती हूँ, बोलो, बोलते जाओ कितने प्रकार के होते हैं। फाउंडेशन दो टाइप की होती है। हाँ, एक चलो इंसान नहीं फाउंडेशन बोलेगा दो अब प्रकार का आप। होता है मैम। हाँ, अब एक नहीं बोलेगा, अब अगला बोलेगा। हाँ, अब और दूसरा। डीप फाउंडेशन। हाँ, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये पहले तो बताओ ये कौन से होते हैं, किनको मैं शेलो बोलूंगी, कौन सी नींव को मैं शेलो बोलूंगी, एक कंडीशन मैंने बताई थी। हाँ आयुषी। बैरागी। मैम हेलो हाँ मैम। हाँ, आ रही है आवाज, मैम बोलो। शेलो फाउंडेशन मतलब उनकी गहराई उनकी चौड़ाई से कम होती है। हाँ, मतलब भैया उसकी गहराई, हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है, ये गहराई, ये चौड़ाई, ठीक है। और अब बोलो, फाउंडेशन के नाम बता दो। मैम इसमें स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होता है। हम्म एक अगला। कंबाइंड कंबाइंड फुटिंग कंबाइंड। हाँ, अब तुम नहीं बोलोगे, अब दूसरा कोई बोलेगा। हाँ, बोलो, कौन है और क्लास में? हाँ, आयुषी नहीं बोली। नहीं नहीं, आप चुप हो जाओ, अब कोई और बोलेगा, कोई और बोलेगा। अनिल। नहीं आ रहे तो कम से कम लेक्चर ही देख लो। आयुषी। रियांशी क्या अभी भी बीमार है क्या? रियांशी क्यों नहीं आ रही क्लास में? संजय। सक्षम सबको बोलो कि क्लास ज्वाइन करे फटाफट से। हाँ मैडम बोलता हूँ। मैडम डाल दिया सबको मैसेज डाल दिया। हाँ डालो, बुलाओ सबको।
नहीं कर रहा है कोई ज्वाइन लेक्चर? गुर्जर को बोलो, आयुषी को बोलो। रियांशी को क्यों नहीं आ रही क्लास में? रियांशी क्यों नहीं आ रही क्लास में? आपकी आवाज़ स्लो आ रही है।